नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन और संरक्षण, यानी ये समझेंगे कि मृदा का अपरदन किस तरीके से होता है, यानी मिट्टी किस तरीके से खराब होती है। दूसरी चीज, उसको खराब होने से कैसे हम बचा सकते हैं, यानी प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें। मृदा के कटाव और इसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। यानी मृदा जो होती है उसका कटाव हो जाता है, मिट्टी कट जाती है, हट जाती है वहां से, या वो पानी में उसको बह जाती है। उसके बहाव यानी पानी में मिलकर अच्छी मिट्टी कहीं दूसरी जगह चली जाती है। बहाव की प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है और दोनों में संतुलन होता है। दरअसल जिस हिसाब से मिट्टी बनती है और जब ये अपरदन होता है, ये दोनों ही प्रक्रिया जो होती हैं वो नेचुरली एकदम सही बैलेंस तरीके से होती रहती है। परंतु मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से ये खराब हो रहा है। देखो, नेचर कर रहा है अपने हिसाब से, वो मिट्टी को बना रहा है और अपने हिसाब से मिट्टी को खराब कर रहा है। तो ये यहाँ तक तो ठीक आता है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये दोनों का बैलेंस बनाकर ही करता है। लेकिन हमारी क्रियाएं, हमारे कुछ ऐसे काम है जिसकी वजह से हम इसको और ज्यादा प्रमोट कर देते हैं। मतलब ये बहुत ही स्पीड, इसमें तेजी आ जाती है। जैसे कि वनोन्मूलन, हम जंगलों की कटाई कर देते हैं। पशुचारण, जो जैसे ये मान लेते हैं कहीं पर जगह छूटी है तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे, यहाँ पे जानवरों को हम चरा देते हैं। इससे जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं जो मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, वो जानवर तो सारे उसको खा लेंगे, क्या कहते हैं, पेड़ पौधे को, पर वो तो बच जाए। फिर बचेगा क्या वहां पे? कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे में हवा चलेगी तो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। वनोन्मूलन, जो पेड़ पौधे होते, सेम यही चीज होती है कि मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो कुछ रहता ही नहीं, और पेड़ एज अ बैरियर भी काम करता है, हवाओं को रोकता है। उसकी जिस भी स्पीड में हवा चलती है उसको, उसकी गति को धीमी कर देता है। तो ये सारी चीजें इससे हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, ज्यादा से ज्यादा जानवर खाना पीना खा रहे हैं उसको, ये हो रहा है। निर्माण और खनन इत्यादि, आप कहीं पे भी कुछ भी बना देते हो, इसकी वजह से मिट्टी है वो खराब हो जाती है। खनन इत्यादि, जैसे खनन में क्या होता है कि हम जब भी कोई खुदाई वगैरह करते हैं तो उसके लिए बहुत जगह चाहिए होता है, तो मिट्टी वहां से निकाल ली जाती है और उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। उसे वापस मिट्टी को वहां पे भरा नहीं जाता है। एक जैसे ना, लैंड को एकदम सही तरीके से नहीं किया जाता, उसे ऐसे गड्ढा बनाकर छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे वहां पे कौन रहने जाए, ऐसे लैंड खराब हो गया। दूसरी चीज, मिट्टी की उलट पुलट हो जाती है। अच्छी मिट्टी नीचे चली जाती है और खराब मिट्टी ऊपर आ जाती है। इस तरीके से अच्छे और खराब मिट्टी की मिक्सचर हो जाता है। तो ये होता है हमारा मृदा अपरदन, ऐसे हो जाता है। अगर आगे देखें हम तो से कई बार ये संतुलन भंग हो जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी और जल मृदा अपरदन करते हैं, और इसकी वजह से जो संतुलन है, यानी हमारे जो काम है, इसकी वजह से जो नेचर जो अपना खुद के द्वारा करता है ये डिस्टर्ब हो जाता है। हमारे कुछ ये जो काम हमने पढ़े इसकी वजह से। ऐसे में क्या होता है कि जैसे पवन हो गया, हिम नदी हो गया, जल मृदा अपरदन ये भी करते हैं। जैसे पवन है वो मिट्टी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर चली जाती है। हिम नदी यानी नदियां जो होती है, हिमालय की नदियां, वो मिट्टी को अपने साथ घोल कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। जल मृदा अपरदन करते हैं, इसे हम जल मृदा और इसे हम पवन मृदा अपरदन कह सकते हैं, ये कहते हैं। बहता जल मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाते हैं, यानी नलिकाएं बनाते हैं। जो मृता युक्त जो मिट्टी होती है, मृदाएं होती हैं, उनकी एक नालिया बना देता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं और जिन्हें हम अवनालिकाएं कहते हैं। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती। फिर ऐसे में क्या होता है, जब उस भूमि में नालियां बहुत ज्यादा बन जाती हैं, वाहिकाएं बन जाती है, तो भूमि जोतने योग्य नहीं रहती, यानी अच्छी भूमि नहीं रहती वो। ऐसी भूमि जोतने योग्य नहीं रहती और इसे उत्खात भूमि, बैडलैंड कहते हैं, और इसे फिर हम बैडलैंड कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड़ट यानी रैविन भूमि के नाम से जाना जाता है, और जहाँ पे वाहिकाएं बन जाती है, ऐसे में चंबल बेसिन में इसी को बैडलैंड को रेविन के नाम से जाना जाता है। अगर हम आगे देखें तो क्या होता है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र से ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। जैसे मैंने बताया कि नदियां क्या होती है, जो ऊपर से नदियां आती हैं, जो पहाड़ों से नदियां आती हैं, वो जब ऊपर से नीचे आती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब लेकर आती है। उसी में क्या होता है, मिट्टी घुल मिलकर वो ऊपर की जो मिट्टी है, अच्छी मिट्टी, वो नीचे आ जाती है, ऊपर अच्छी मिट्टी बचती नहीं है, इससे खराब हो जाता है।
इसे चादर अपरदन, इसे शीट इरोजन कहा जाता है। ठीक है। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपरदन कहते हैं। और इसे पवन अपरदन कहा जाता है जब मैदान कोई खुला इलाका है, वहां पे हवाएं चलती है, तो आप देखोगे खुले इलाके में कितना धूल मिट्टी उड़ता है, आंखों में धूल बहुत ज्यादा पड़ता है। तो हवाएं क्या करती है, जो तेज हवाएं होती है, धीमी भी हवाएं, तो अपने साथ मिट्टी को धीरे धीरे अपने साथ हवाएं चलती है, मिट्टी को अपने साथ आगे लेकर चलती रहती है। तो इसे भी हम मृदा अपरदन के नाम से समझ सकते हैं। कृषि के गलत तरीकों से मृदा का अपरदन होता है, यानी हम कृषि का सही तरीका का यूज नहीं करते। यानी जब हम खेती करते हैं तो हम सही टेक्निक्स का यूज नहीं करते, इससे भी जो मिट्टी होती है खराब होती है, जैसे केमिकल वगैरह डाल देना, इससे मिट्टी तो ऑफकोर्स खराब होती है। लेकिन गलत ढंग से हल चलाने, जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से वाहिकाएं बन जाती है। यानी जब ढाल पर आप ऊपर से नीचे की ओर हल चलाओगे तो वाहिकाएं बन जाती है, यानी नालियां बन जाती है। यानी ऊपर से जब नीचे की ओर चलाओगे हल, तो क्या होता है, हल ऐसे चलता है तो उससे क्या होता है, वाहिकाएं बन जाती है, नालियां बन जाती है, जिसके अंदर से बहता पानी आसानी से मृदा का कटाव करता है। और उसके अंदर जो अगर पानी फ्लो किया जाए तो मिट्टी को क्या कर देता है, काट देता है, यानी अच्छी मिट्टी को ले जाकर नीचे छोड़ देता है। ऊपर से जाके मिट्टी कहाँ जाती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि ढलान रहेगा तो ऊपर की मिट्टी कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो ऐसा जमीन हो जाएगी, कहीं पे ज्यादा ऊंचा है, कहीं पर कम ऊंची जमीन हो जाएगी, जो कि खेती करने के लिए अच्छी नहीं मानी। खेती करने के लिए आपको समतल चाहिए, एकदम प्लेन, ऐसा नहीं कि वो ऐसी जमीन हो तो आप इस पे खेती करो। इस पे करना खेती मुश्किल होता है, ऐसे नहीं, क्योंकि पानी आएगा ही नहीं, पानी कहाँ जाएगा, पानी डालोगे सीधा नीचे ही आ जाएगा। तो ऐसे में समतल होनी चाहिए। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमने समझा। अब इसके क्या सोल्यूशंस हैं। मृदा के संरक्षण के कुछ सोल्यूशन है, जैसे कि ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं को समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। दरअसल क्या करना चाहिए, इस पे एक लाइन बना देना चाहिए। जैसे मान लेते हैं हमारा ये जमीन है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी लाइन बना दो। अब मिट्टी, पानी जो हो वो यहीं पे आके रुक जाएगी, पानी आगे जाएगी नहीं, मिट्टी यहीं पे आके रुक जाएगी। ऐसे बहुत सारे बना दो, लो ये मिट्टी यहीं पे रुक जाएगी, ये मिट्टी यहीं पे, मतलब इनकी एक बैरियर खींच दो, ठीक है, ये मिट्टी आगे जा ही नहीं पाएगी। वरना यहाँ की मिट्टी कहाँ चली जाती, सीधा यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती। ऐसे में भी कहाँ पर है, उसके पास ही में ही आसी पास इकट्ठा है। तो ऐसी काउंटर प्लगिंग कहा जाता है इसे। ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जा सकते हैं, यानी ऐसी लाइन बनाई जा सकती है। सोपान किसी अपरदन को नियंत्रित करते हैं, और ये लाइंस जो होती हैं वो क्या करती हैं, अपरदन को रोकती है, यानी मिट्टी को फ्लो नहीं होने देती, क्योंकि आपने लाइन बना दिया। अब इस लाइन से आगे क्रॉस तो वो कर ही नहीं पाएगी। ठीक है, इस तरीके से करना चाहिए। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार कृषि काफी विकसित है, और पश्चिमी और जो मध्य हिमालय, यहाँ पे इसी टेक्निक का यूज किया जाता है। या तो ऐसे बैरियर्स ये लोग बना देते हैं, या फिर सीढ़ीदार कृषि होती है। आप हिमालय की कोई देखना है, आप सीढ़ीदार कृषि डाला तो आप इसको इमेज जरूर चेक करना, काउंटर प्लगिंग की और सीढ़ीदार कृषि की। इससे क्या होगा ना, दिमाग में आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा कि काउंटर प्लगिंग और सीढ़ीदार होती क्या है। इमेज के थ्रू जो मैंने ये चीजें बताई ना, आप एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसको जरूर देखिएगा। तो वहां पे सीढ़ीदार ऐसे लेवल टू लेवल होता है, इसे टेरिस फार्मिंग भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी खेती की जाती है। बड़े खेतों की पट्टियों में बांट दिया जाता है। सेम अब इसको क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारा खेत है, इसको पट्टियों में बांट देना, ऐसे लेयर्स में डिवाइड कर देना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी, ऐसा मैंने नाम दे दिया, वो तो नाम नहीं देते, पर ऐसे वो पट्टियों में बांट देते हैं। फसलों के बीच घास की पट्टियां हुई है। अब इनके बीच जो होता है, इनमें ऐसी पट्टियां उगाई जाती है घास की। यहाँ पर जैसे मान लो ये है, तो इसकी यहाँ पे घास की पट्टियां उगाई जाती है। ये पवनों द्वारा जनित बल को क्या कर देता है, बल को कमजोर करते। इस तरीकों को पट्टी कृषि स्ट्रिप फार्मिंग कहते हैं। अब दरअसल मान लेते हैं यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, पट्टी लगा दी। यहाँ पर खेती हमने की है, यहाँ पे खेती की है, यहाँ पे हमने क्या लगा दी, पट्टी लगा। ऐसे बहुत सारी पट्टियां जगह जगह पे लगाई जाती है। जब हवाएं चलती हैं तो इन हवाओं से जब ये पट्टियां, जो पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे, जब ये टकराते हैं तो इनकी गति को क्या कर देते हैं, पेड़ पौधे धीमी कर देते हैं। और साथ ही जो पेड़ पौधे हैं ये मिट्टी को पकड़ कर भी रखते हैं, और ऐसे में जो पवन से अपरदन होता है वो कम हो जाता है। कहो कि सर जहाँ पे सारी चीजें वहां पे मृदा अपरदन होता ही नहीं। ऑफकोर्स मृदा अपरदन होता है, पर जो प्रोसेस होता है, जो बहुत तेजी से होता है, वो बहुत कम हो जाता है। पेड़ों के को कतारों में लगा के रक्षक शेल्टर बेल्स मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है। जैसे यहाँ पे पेड़ पौधे लगा दो यहाँ पर, तो अब इसके उस साइड जो जमीन है, क्या उस पे हवा जो है वो टकराएगी नहीं। अगर यहाँ से हवा जाएगी
तो बहुत उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। उस तक पहुंचते पहुंचते ऑफकोर्स वहां मृदा अपरदन होगा, पर बहुत ही कम तरीके से होगा, बहुत ही धीमा गति से होगा। ठीक है। इन दक्षक पट्टिकाओं को पश्चिम भारत में रेत के टीलों पे स्थायी कारण से महत्वपूर्ण योगदान करता है, और इन दक्षक पट्टियों को जो रेतीले वहां पर किया जाता है, क्योंकि रेतीली में तो हम कैक्टस वगैरह ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पे पानी की तो वैसे दिक्कत होती है, रेतीली जगह है। ठीक है, पानी वहां पे है ही नहीं, तो ऐसे में कैक्टस वगैरह के जो कांटेदार पेड़ पौधे वो ग्रो किया जाता है, और वो पेड़ पौधे वहां पे बहुत अच्छा काम करते हैं। वो हवाओं को रोकते हैं और वहां के जो मृदा है, रेतीली जो मिट्टी है, उसको अपरदन होने से बचाते हैं। आई होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। इस वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।